अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जो पीपीटी बनाया था वो मेरे से 3 लोगों ने पहले बोला, वो तीनों ने सारे पॉइंट कवर कर लिया। अब उसको कुछ बचा नहीं देखने के लिए। अगर आपको देखना है तो दिखा देता हूँ, बट बचा कुछ नहीं उसमें। आप देखिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस का जो पॉइंट है, प्रॉफिट कमाने का सिर्फ 2 तरीका है, सिर्फ 2 तरीका है। तीसरा तरीका आज तक मुझे मिला नहीं है। पहला, सेल्स बढ़ा लो। दूसरा, खर्चे कम कर लो। तीसरा कोई तरीका मिल जाए तो मुझे ही बता दीजिएगा प्लीज़। आप सेल बढ़ा लीजिए, खर्चे मेंटेन कीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। दूसरा तरीका है सेल्स मेंटेन है, खर्चे कम कर लीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है प्रॉफिट बढ़ाने का, ठीक है। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे जो उन्होंने बोला था, अशफाक भाई ने जब फ़ोन किया था कि स्टार्टअप्स पे बोलो। देखिए, पहली बात तो स्टार्टअप समझिए क्या होता है। स्टार्टअप का डेफिनेशन है ना, 2 है। एक है जो हम सब समझते हैं और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनोवेटिव बिजनेस है उसको स्टार्टअप मानता है, और हम सब कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को भी स्टार्टअप बनाता है। अभी आपको ये पानी की बॉटल का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये आपके हिसाब से स्टार्टअप है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्टार्टअप नहीं है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द इनोवेटिव। अभी इनोवेशन क्यों बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1400 साल पहले लोग इंडिया से हज जाते होंगे तो कैसे जाते थे, या 1400 साल पहले हमको कोई कम्युनिकेशन करना होगा किसी को तो हम कैसे करते थे। यहाँ से काम कीजिए, 20 साल पहले चले जाइए, हम लेटर लिखते थे। 2003 में से ही मोबाइल इफेक्टिवली आम हुआ है। 1997 में इंडिया में, 96-97 के आसपास इंडिया में मोबाइल आया, पर 2003 तक सिर्फ अमीरों के हाथ में मोबाइल था। वो तो 500 रुपये में लॉन्च हुआ तो सबने ले लिया। 2003 की बारिश के साथ, मानसून के साथ मोबाइल भी लॉन्च हुआ था इंडिया में, आज से तकरीबन 20 साल पहले। जब मैं स्कूल में था, मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर पेजर लूँगा। ऑनेस्टली, अभी अगर कोई 2000 का बच्चा होगा, 2000 के आसपास, 98-97 के आसपास पैदा हुआ, तो फिर पेजर पता भी नहीं होगा बेचारे को। 2003 में पेजर ख़त्म हो गया, पूरा तरह टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। आप कोई पेजर यूज़, मान लो पेजर का नाम भी किसी को याद नहीं होगा अब तो किसी को। टेक्नोलॉजी ने आपका कम्युनिकेशन मेथड चेंज किया, पर हमारा बिजनेस करने का तरीका आज भी आउटडेटेड है। वी आर नॉट इम्प्रूविंग अवर टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। ना ही हमारे प्रोडक्शन की मेथड्स, मशीनरी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ना ही हम लोग फंडिंग लेने के मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं, ना ही हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करते हैं। हमको यही नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करनी है। कितने लोग का वेबसाइट है नहीं पता, वेबसाइट है सिर्फ चल रहा है, क्यों चल रहा है किसी को नहीं मालूम। हमने नए तरीके से, आपको पता है आज की तारीख में मुंबई में क्राफर्ड मार्केट में, मोहम्मद अली रोड पे जो कपड़े की दुकान है, वो लोग व्हाट्सएप पे बैठ के कपड़े बेच रहे हैं। देयर आर पीपल हु सेलिंग इट। इंस्टाग्राम में लोग बैठ के मार्केटिंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हमने अपने आप के तरीकों को चेंज किया। आज हम ऊँट पे नमाज या हज करने नहीं जाते, पैदल नहीं जाते, फ्लाइट में बैठते हैं, पहुँच जाते हैं, हज करके लौट आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के सामने हमने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, पर बिजनेस को इम्प्रूव नहीं किया। दूसरा, स्टार्टअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कैपिटल का। देखिए, 90% लोगों को, हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उनको यही नहीं पता कि कंपनी होती क्या है, ठीक है। वो ज़्यादातर प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो कैपिटल लेने मार्केट में जाते हैं। कोई कैपिटल क्यों देगा आपको भाई? देखिए, अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ और आपसे आके कैपिटल मांगूँ, आप मुझे पैसा दोगे, कल मैं मर गया तो आपका कैपिटल का क्या? आप खुद सोचिए। मैं हूँ तो बिजनेस है, मैं ही नहीं तो बिजनेस कहाँ से बचा मेरा? कौन देखेगा मेरे बिजनेस को? 90% ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रोप्राइटरशिप में। सर ने बताया कि हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कम है। नो, हमारा बिजनेस में कंट्रीब्यूशन इतना हैवी है ना, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आई डिफर ऑन दिस पॉइंट। तो लास्ट 3 साल में मैं आपको एक रिकॉर्ड देता हूँ। देखिए, मैं सीए हूँ, मैं आपको सीए का हिसाब से रिकॉर्ड देता हूँ। इंडिया में टोटल एट प्रेजेंट 3,60,000 सीए है। 29 स्टेट में 3,60,000 सीए है प्रेजेंटली, ठीक है। उसमें से गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये हमारा वेस्ट जोन माना जाता है। कुछ सीए इंस्टीट्यूट ने इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड मिडिल इंडिया, ठीक है। जो वेस्ट जोन है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जोन है, जिसमें 1,20,000 सीए, मतलब इंडिया के 1/3 सीए से 3 स्टेट में रहते हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। उसमें से भी 90,000, तकरीबन 70 से 80,000 सीए महाराष्ट्र में रहते हैं। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र मिला के 31 मार्च 2018 में मुसलमान सिर्फ 1800 सीए थे। देखा जाए तो 1949 में सीए इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ
और 2018 में हमारे पास सिर्फ 1800 मुसलमान सीए थे, और 31 मार्च 2021 को हमारा लिए रिकॉर्ड 3000 बढ़ गया। इफेक्टिवली एवरेज पे हर साल 400 बच्चे नए सीए बने। ये सिर्फ एक डिग्री है। एजुकेशन में हमारे बच्चे आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि ये बच्चा जब एजुकेशन पे आता है वो बिजनेस में नहीं आता है। हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है बिजनेस के, सीनियर्स हमको बताते नहीं है बिजनेस कैसे करना है। आज से 12 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था ना, तो मुझे यही नहीं पता था कस्टमर से बात कैसे करनी है। आई डोंट नो, मुझे यही नहीं पता था कि मुझे किस तरह बिल चार्ज कर रहा है। अगर कोई बच्चा आपके पास आता, आप नहीं हेल्प करते हो। यही स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये कुछ पता ही नहीं है हमको, व्हाई टू डू। स्टार्टअप आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपने सोल्यूशन निकाला तो लोग आपको पैसा भी देंगे, कैपिटल भी देंगे, और आपकी सर्विस को भी ऑप्ट करेंगे। आपको लगता है हम फेसबुक फ्री में यूज़ करते हैं? हम फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के आप एम्प्लॉय हो, यूट्यूब के आप एम्प्लॉय हो, आप कस्टमर नहीं हो उसके, आप एम्प्लॉय हो, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। वो आपका टाइम लेके बड़ी शांति से चला जा रहा है। पिछले साल बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में अनाउंस किया कि पिछले साल यूट्यूबर्स ने हमको 10,000 करोड़ कमा के दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये अब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वो आपका टाइम पूरा यूज़ कर रहे हैं। हम यूट्यूब पे बैठ के मस्त आराम से रील देखते हैं, बीच में ऐड आता है, 5 सेकंड का ऐड देखते हैं, उसका स्किप करते हैं। वो यूट्यूबर ने भी पैसा कमाया, वो यूट्यूब ने भी पैसा कमाया। किसको? आपका टाइम लिया, आप उसके एम्प्लॉय हो गए ना इनडायरेक्टली। उसको आपने दिखाया, उसने 8 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे लोग बैठ के यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हैं। तो पहले आप ये सोचिए कि कस्टमर से कहाँ से पैसा लेना है। कहाँ उसको पता था, वो ऐड दिखाता है, उसका काम है ऐड दिखाना। यूट्यूबर का मेन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऐड है। उसने निकाला कि अगर मैं यूट्यूब को फ्री में दे दूंगा तो लोग देखेंगे, फेसबुक को फ्री में दूंगा लोग देखेंगे, और उसके बाद वो पैसे भी देंगे। पहले जीमेल ने आपको फ्री में जीमेल दिया, आज जीमेल 15 GB के ऊपर बोलता है पर महीना 100 रुपीज़ भरो, बोल रहा है। एक लेवल के बाद आके रोक दिया। वैसे ही बिजनेस का तरीका है। आपके पास 2 टाइप है बिजनेस करने में, स्टार्टअप में भी। एक है कि आप कस्टमर से सब्सटेंशियल फंड्स लो और लिमिटेड कस्टमर के काम करो। दूसरा सर ने बताया स्केलेबल। इंडिया स्केलेबल की लिमिट में तो कोई है ही नहीं। हम अभी अभी चाइना को पीछे करके आए इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। हम 140 करोड़ है। दुनिया की 18% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रहती है। 18%। दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 18 लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं। अब वो सोचिए, अगर हिंदुस्तान में मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचूं, 10 लाख अगर प्रोडक्ट बेच दिया मैंने एक महीने में, अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट मैंने 100 रुपये का भी बेचा, मेरा 10 करोड़ का बिजनेस आराम से खड़ा होगा। आप जो कंज्यूमर है, सॉरी जोक अपार्ट, हमारा देश है ना, हर दिन हमारे बिजनेस में 60,000 कस्टमर नए ऐड होते हैं। दिस इज द बर्थ रेट ऑफ इंडिया। 60,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं। आप सोचिए आपके बिजनेस में हर रोज 60,000 न्यू कस्टमर नेचुरली आ रहे हैं। यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च, दे आर, अल्लाह भेज रहे 60,000 लोगों को आपके बिजनेस में। तो स्टार्टअप में आपको पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कैसा है, वो कैसे लोगों को बेनिफिट देगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप में प्रॉब्लम है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि प्रोप्राइटरशिप है। प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी पैसा देता है, हमारे लोग प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाते। क्यों? बोलते कंप्लायंस करना है। तो इस्लाम के बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या पता है? ट्रांसपेरेंसी। जब तक आप ट्रांसपेरेंट दुनिया के सामने नहीं हो तो आप अल्लाह के सामने कैसे ट्रांसपेरेंट होंगे? मुझे पता है कि मैं गलत करूँगा तो मुझे जेल में डाल देंगे। If I don't file GST return properly, if I do evasion of tax, they are like they have a power to arrest me. भाई जब मैं उस बंदे के बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा जो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, जो अरेस्ट से नहीं डरता, वो अल्लाह से क्या डरेगा? क्योंकि देखिए इंसान की साइकोलॉजिकली आप देखो ना, तो इंसान नज़दीक के डर से डरता है, दूर के डर से कभी नहीं डरता है। हमको इतना डराया जाता है जहन्नम के इसमें, हम लोग डरते हैं क्या? नहीं डरते।
जो जेल से नहीं डरा वो जहन्नम से क्या डरेगा? पॉसिबल ही नहीं उसको डराना। तो जो नॉन कंप्लाइंट है वो बिजनेस, उस बिजनेस में पैसा कैसे लगेगा? तो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को कंप्लाइंट बनाना है। फंड रेजिंग का चीज़ है, सर ने बताया एग्रीमेंट, मेमोर ऑफ 90% लोग एग्रीमेंट बनाते ही नहीं है। मेरे पास भी आता है डिस्प्यूट्स, हर महीने का डिस्प्यूट तो आता है कि अब हम क्या करें, फंड्स ले लिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ रूल्स है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आप नमाज का रूल फॉलो करते हो ना, वैसे ही आपको बिजनेस का भी तो रूल फॉलो करना। आप बिजनेस का रूल नहीं फॉलो करो, एक्सपेक्ट करो कि मेरा बिजनेस चले, नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जब मोबाइल नया लेकर आए थे फर्स्ट टाइम, तो आपने मोबाइल का उसका जो मैनुअल था बैठ के पढ़ा था। आप जब कार चेंज करते हो, मारुति की कार चलाते हो, मारुति के बदले फोक्सवैगन में शिफ्ट होते हो, तो आप मैनुअल समझते हो। बिकॉज मारुति की कार चलाओगे ना, तो आपको अगर इंडिकेटर देना तो आपके राइट हैंड पर है, राइट। आप मारुति की कार चलाइए तो आपको अगर लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर देना है ना, तो आपके राइट हैंड पर है। अगर आप फोक्सवैगन की गाड़ी चलाओगे ना, वो लेफ्ट हैंड पर है। अगर आपको लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर देना लेफ्ट हैंड पे, तो पहले आप गाड़ी में, अगर आप गाड़ी चेंज करते हो, पहले गाड़ी में बैठ के 10 मिनट देखते हो कि यार कौन सी चीज़ किधर है, देखते हो। मारुति में रिवर्स गियर है ना, 5th ऊपर जाता है और रिवर्स गियर डाउन नीचे आता है। फोक्सवैगन में रिवर्स गियर आपको गियर बॉक्स के गियर हैंडल को प्रेस करना है, पूरी तरह लेफ्ट लेके जाना है और टॉप पे लेके जाना है, फर्स्ट के भी आगे। ये चीज़ आप वेरीफाई करते हो व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू चीज़। आप कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने जाते हो, उसको समझते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हो। बिजनेस करने के टाइम पे हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो कैपिटल रेज करने के टाइम पे पहले आप उसके प्रिंसिपल्स को समझो, कैपिटल किस तरह रेज होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट है ना, आपने देखा होगा हमारे बिजनेस में ना एक जनरल ट्रेंड है कि हमारे बिजनेसमैन से ना सेकंड जनरेशन को नहीं जाते। कभी देखा है कि फादर का बिजनेस होगा पर हिज सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस? कितने लोग ने ये चीज़ देखी है? आई एम नॉट आस्किंग कि आप लोग के साथ हुई, कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि फादर का एक बड़ा बनाया बिजनेस है जो चले भाई आप 30-40 साल से कर रहे हैं, पर वो बेटा ही लीज बॉदर कि मुझे करना ही नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा पर ये बिजनेस में नहीं बैठूंगा। कितने लोग ने ये चीज़ देखी है? मेजॉरिटी लोग नहीं देखी है। उसका रीज़न क्या पता है? नेगेटिविटी। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए बिजनेस कैसे चल रहा है, बोलेगा यार पहले 5 रुपये कमा जाए, 5 पैसे पे आ गए। यार बचपन से आपका बच्चा सुन रहा है कि आपका बिजनेस बर्बाद हो रहा है, तो कौन बर्बादी में कूदेगा? कोई इंटरेस्टेड है क्या खाई में कूदने में? को बोलेगा तो मैं कभी नहीं कूदूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों इंटरेस्ट लेगा कोई बेटा, जब आपने खुद ही बोला मेरा बिजनेस बर्बाद हो, या टेक्नोलॉजी ने मेरे बिजनेस को बर्बाद किया। पहले 5 रुपये का मार्जिन था हमारा 100 रुपये पे, आज 5 पैसा बच गया। पर ये तो सीखिए, आपका पहले 5 रुपये का मार्जिन था, आपका बिजनेस शायद 10 लाख करोड़ का, 5 लाख होगा, आज आपका बिजनेस 2-5 करोड़ का है। एट द एंड ऑफ द डे एब्सोल्यूट अमाउंट मैटर करता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दो इस चीज़ को समझाने के लिए, एब्सोल्यूट अमाउंट कैसे मैटर करता है। यहाँ से आपको अगर मुंबई जाना है, 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपका टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, जिसमें आपका शेयर 90% है, मेरा शेयर 10% है। ऑप्शन ए, यहाँ से मुंबई जाना है, उसके लिए आपको 1 लाख प्रॉफिट मिलना है बिजनेस में, 90% आपका है, 10% मेरा है। ऑप्शन बी, यहाँ से मुंबई जाना है, प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपया, आपका 10%, 90% मेरा, आप किसके ले जाओगे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हाँ, कुंते लोग ए के ले जाएंगे। 90% आपका, 1 लाख प्रॉफिट, 90,000 आपका, 10,000 मेरा। ऑप्शन बी, 1 करोड़ प्रॉफिट है, 10% आपका, 90% मेरा, 10 लाख रुपए, किसके ले जाओगे? 90,000 के लिए, 10 लाख के लिए? क्यों भाई? 10% है। मैटर क्या किया लास्ट में? एब्सोल्यूट अमाउंट। आप 10% के लिए तैयार हो गए बिकॉज वो अमाउंट बड़ा था। एक लेवल के पास परसेंटेज का कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके जेब में कितना पैसा बचा। पहले केस में आपको 90,000 मिल रहे थे, जबकि आपके पास कैपेसिटी थी, कंट्रोलिंग पावर था। आपने अपना कंट्रोलिंग पावर छोड़ दिया जब आपको 10 लाख मिले। अब आपके पास कंट्रोलिंग पावर किधर है? 10% तो ही कंट्रोलिंग पावर होता है, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, 51% होना है तो आपका कंट्रोलिंग पावर था। तो एट एंड ऑफ द डे क्या मैटर कर गया? एब्सोल्यूट अमाउंट। लोग क्या करते हैं, 5 रुपया था, 5 पैसे पे आ गया, मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है। बेटा कभी नहीं आएगा।
सर ने एग्जाम्पल दिया, मैं कई लोगों को बोल चुका हूँ, हमारी कम्युनिटी के सिर्फ 3 प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, सारी सब सॉल्व हो जाएगी। पहली, जिनके पास काबिलियत है उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। सेकंड, जिनके पास रिसोर्सेस है उनके पास काबिलियत नहीं है, ठीक है। और तीसरी सबसे खतरनाक कंडीशन है, जिनके पास काबिलियत है, रिसोर्सेस है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। क्या होता है, देखिए 14 बिजनेस का जो मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम बिजनेसमैन को देखा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, मेरे वालिद तो है नहीं, मेरे वालिद, एक वालिद कब होंगे, भाई साहब बिजनेस लेके बैठे हैं, अब उनकी उम्र हो गई 80, पर कंट्रोल नहीं छोड़ना है। एक हदीस है कि पसीना सूखने के पहले पगार दे दो, ये सबने सुनी है, पर इसका इंटरप्रिटेशन कितने लोगों ने समझा। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उनको पैसा दे दो, दैट्स नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन। द राइट इंटरप्रिटेशन उसकी राइट प्राइस दो। हम क्या करते हैं, वालिद का बिजनेस होगा, बेटा बिजनेस में जॉब कर रहा है, पूरे एम्प्लॉय को पगार मिलती है, बेटे को पगार ही नहीं मिलते, देखो क्या करना, बिजनेस तो दे रहा है ना भाई। ये जनरल टेंडेंसी है हमारे बिजनेसमैन की। कभी बेटा क्या करता है, फिर बेटे की शादी भी करवा देता है, उसकी बीवी के लिए उसको कपड़े खरीदने, ईद के लिए बाप के सामने पड़ लेता, अब्बा ये पैसे दो, ईद के लिए कपड़े खरीदने जाने। इसके आगे चलिए सोचिए, यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द कैपेबिलिटी ऑफ दैट गाय, यू आर डिस्ट्रॉइंग हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। उसके आगे सोचिए, उसका बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, और अब बेटा के बोलता है अब्बू पेंसिल दिला दो स्कूल जाने के लिए। बेटा उठते जाता है, बाप को बोलता है अब्बा पैसे दो ना बच्चे के लिए स्कूल के पेंसिल। अब मेरे को बताइए, वो बेटा अपने बाप की क्या इज्जत करेगा, बोला मेरा बाप तो नकारा है। सॉरी, दिस इज हार्ड फैक्ट। यू आर नॉट सिस्टमैटिकली, यू आर डिस्ट्रॉइंग द कैपेबिलिटी, यू आर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग हिज इमोशनल्स, और साथ में उसकी फैमिली लाइफ को भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने एम्प्लॉयमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ना गुलाम समझते हैं। हम उनको कभी भी, आप कोई भी एथिकल, अब कोई भी बिजनेस में जाइए, आपने कभी वर्किंग कंडीशंस देखी है एम्प्लॉयज़ की? कहाँ से बिजनेस चलेगा भाई? प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उठा के रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेबर को हमारे अच्छे सैलरी दीजिए। गवर्नमेंट में पीएफ है, ईएसआईसी, कितने लोग देते, कितने लोग भरते हैं? आप मार्केट में जाइए और देखिए, पीएफ नहीं भरा जाता है। आई एग्री, इट्स नॉट शरिया कंप्लायंट, आई डू एग्री विद दिस पॉइंट, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट। पॉइंट इज हाउ मेनी आर गिविंग देम द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीन कितना दे रहे हो? वो बेचारा बाथरूम में जाता तो बोलते क्या है यार, बाथरूम चला जा, तू काम कौन करेगा? मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। कुछ महीने पहले ना, मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय क्वालिफिकेशन। मुझे एक साहब का फ़ोन आया। सोचिए हमारे मुसलमानों की लेवल ऑफ थिंकिंग सोचिए, अच्छा बड़ा बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला यार आपकी वाइफ सीए है? बोला हाँ। बोले मैं अपनी कंपनी में अकाउंट्स के लिए एक लड़की देख रहा हूँ, तो आप उनका सीवी भिजवा दीजिए। तो मैंने उनको पूछा पैकेज कितना है, तो बोले हम 35,000 रुपये देंगे। मैं बोला सर उसकी करंट सैलरी 18 लाख रुपये साल की, महीना 1.5 लाख रुपये, आपको लगता है 35,000 में आएगा? बोले औरतें सेकेंडरी इनकम होती है। भाई औरतें फर्स्ट इनकम और सेकेंडरी इनकम, उससे मुझे लेना देना नहीं है। बट द पॉइंट इज इफ दैट गाय इज केपेबल और नॉट, यू हैव टू पे ऑन मार्केट रेट। इफ यू नॉट पेइंग, यू आर डूइंग शरिया कंप्लायंस बिजनेस। आपका प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंस नहीं होता। बिजनेस शरिया कंप्लायंस होने के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला इंटेंशन, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरे को हम हमेशा भूल जाते हैं, वो है प्रोसेस। मैंने उनको बोला सर देखिए उसकी कमाई है, और आप अगर ज़कात को पढ़ोगे ना, तो ज़कात को, मेरे साथ स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं, मौलाना साहब थे मेरे से पहले, कभी फलाई साहब बोले हैं, आप ज़कात को कॉन्सेप्ट कभी हो गया, किसी मौलाना से पूछिए, औरतें अपने आदमी को ज़कात दे सकती है। एम आई राइट सर? यू कैन आस्क दिस, द वाइफ हैज़ अ राइट, इफ हस्बैंड इज एलिजिबल फॉर द ज़कात, वाइफ कैन गिव ज़कात टू हस्बैंड। तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, आपकी प्रॉपर्टी अलग है भाई। हस्बैंड वाइफ को ज़कात नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सेविंग। उसकी मेंटेनेंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। दिस इज रियलिटी। तो
आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वाइफ की कमाई सेकेंडरी और थर्ड को क्या होता है। कौन बोलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या मदीना मार्केट बनाया गया? मदीना मार्केट पहले पता है कैसे बनाया गया? मदीना मार्केट पहले एक टेंट लगाया गया, तो खैबर के लोगों ने उसको जला दिया। इफ़ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ना, पहले मदीना मार्केट खैबर के लोगों एक टेंट बनाया गया, खैबर के लोगों ने उसको जला दिया, बिकॉज मदीना में उसको ऑलरेडी 4 मार्केट थे, ये 5वां मार्केट था और वहाँ सब टैक्स लगता था, यहाँ टैक्स नहीं लग रहा था, तो उन्होंने आके जला दिया, बोले सब इधर पहुँच जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बड़ी ज़मीन ली, ओपन छोड़ दी। खिलाफत राशिदीन के ज़माने तक जो पहला पहुँचा जगह उसकी, वो वहाँ तिजारत करा। मगरिब के बाद अपना सामान उठाओ, निकलो बाहर, किसी को अंदर रुकने की इजाज़त नहीं है, कोई फिक्स नहीं। ये खिलाफत हज़रत अली के ज़माने तक ये रूल रहा है, और उसमें औरतों के अलग सेक्शन था। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक आप अपनी डिपार्टमेंट में हमारा बिजनेस होता है, हम अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसको पगार नहीं देते। दैट्स द राइट। आपका बेटा भी इन्वॉल्व है, उसको पगार नहीं मिल रही है, बेटी इन्वॉल्व है, पगार। आप अगर गुजराती मारवाड़ी की बिजनेस को स्टडी करोगे ना, तो बेटा, बीवी, भाई जो इन्वॉल्व है बिजनेस, उसकी मार्केट लेवल पर उसको पगार देते हैं वो लोग। आई हैव सीन दिस पर्सनली। आपका बिजनेस, आपका छोटा भाई इन्वॉल्व है, बड़ा भाई इन्वॉल्व है, भाई साहब आपकी कंपनी में पूरी तरह 8 घंटे, जो दूसरे बंदा 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है, उल्टा शायद उससे ज़्यादा ही कर रहा होगा, पर उसको पगार नहीं मिलते। तो लेबर को जब तक आप प्रॉपर सर्विस नहीं दोगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा कैसे? क्योंकि वो आपको इफेक्टिवली काम करके नहीं देगा, और जो क्वालिटी वाले लेबर रहेगा ना, वो कभी गिर के काम नहीं करेगा। उसको मालूम है मार्केट में कोई ना कोई तो पैसा दे देगा, मैं चला जाऊँगा। फिर उसके बाद आपके पास क्वालिटी कौन सी बचती है ना, जो क्वालिटी वाला नहीं है। देखिए, मार्केट में हर जन की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर कोई एक लेवल का नहीं होता है। आपको लगता है जो कैपेबल बंदा है, वो जो 50,000 कमाने वाला बंदा है 15,000 में कमाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसको मालूम है कि एक ना एक दिन तो समझ में आएगा ना कि मैं 50,000 कमा सकता हूँ। वो छोड़ेगा 15,000 का जॉब, 50,000 का जॉब पकड़ेगा, चुपचाप से निकल जाएगा। आज की तारीख में हमारे मुस्लिम बच्चे सब के सब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। क्यों? क्या रीज़न है? कोई तो रीज़न होगा ना भाई, कि सबको मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए, सबको कल्चर चाहिए, सबको बैठ कर काम करना है। यही बेसिक रीज़न है कि हम उनको मार्केट लेवल पे ही नहीं करते। तो कहाँ से हमारा टैलेंट हमारे पास रहेगा? वो टैलेंट तो भाग ही जाएगा। टैलेंट को हमने रिटेन करने का कोई सोल्यूशन ही नहीं बनाया। बड़ी बड़ी कंपनीज एसॉप देती है, हम हमारी कंपनी में किसी को नहीं, भाई पूरी साल ज़िंदगी वो निचोड़ के निकालेंगे, पर उसको कंपनी में 1 रुपये का शेयर नहीं देंगे। आपने सुना होगा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद की एम्प्लॉय स्टूडेंट्स को 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है। भाई करोड़ का पैकेज नहीं होता है, 80 लाख रुपये तो कम से कम स्टॉक होता है, स्टॉक मिलता है, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान बोलते हैं। आपने कभी उसको दिए नहीं, वो कैसे समझेगा कि वो अपनी कंपनी? HDFC बैंक अपने एम्प्लॉय को करोड़ों का स्टॉक देता है, सैलरी तो 20-25 लाख की भी नहीं होती है। तो एम्प्लॉय को आपने आपका पार्ट ही नहीं बनाया, तो वो अपने कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए देगा, कैसे कमाएगा? एम्प्लॉयमेंट इतना इम्पोर्टेंट आ जाता है। चौथा, प्रॉफिट हर किसी को कमाना है। किसको प्रॉफिट नहीं कमाना बता दो, पर किसी को पूछो ना प्रॉफिट है क्या? सॉरी, लोग मेरी ऑफिस में ना 2 चीज़ बाहर छोड़ कर आते हैं, एक चप्पल और दूसरी ईमानदारी। सॉरी, एक्सट्रीमली रियल फैक्ट बता रहा हूँ। हर कोई आके है ना, देखो बैलेंस शीट मेरे पास आप लेकर आते हो ना, किसी भी सीख रहा था, कोई बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ में आता है कौन कितना जब क्या करके आया है, सब दिखता है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, डॉक्यूमेंट्री वो मानता नहीं है। हमको मालूम है उसमें कितना, उसमें क्या कारनामा किया है। लीगल तरीके से करो ना, किसने मना किया? एक कैपिटल का एक रिलेशन आता है कि कई बार मेरे पास मुस्लिम बिजनेसमैन आते हैं, मैं कई लोगों को एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। मैं कई साल तक 3 साल के करीब बैतुल नसर के बोर्ड पे भी था। बैतुल नसर एक इस्लामिक सोसाइटी जैसे अल खैर है हमारी। मेरे पास एक साहब आए थे, किसी ने रेफ़र कर दिया, मैं उसको डायरेक्टर था कि बोले तुम लोग बिला सूदी सोसाइटी चलवा, तुम डायरेक्टर हो तो प्रॉफिट शेयरिंग पे लोन दिला दो। तो जब भी मेरे से कोई प्रॉफिट शेयरिंग पे लोन मांगने आता है ना, मैं उसकी पहले पर्सनल बैलेंस शीट मांगता हूँ। देखिए 2 बैलेंस शीट बनती है, एक आपके बिजनेस की होती है और एक पर्सनल बैलेंस शीट होती है। जब आप पर्सनल बैलेंस शीट देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो भाई साहब की पर्सनल बैलेंस शीट मंगाया तो भाई साहब लेकर आए ईमानदारी से। पैसा चाहिए तो सब इंसान, जब पैसा मांगने का टाइम रहता है ना, वो आपको सब कुछ देगा,
तो लेकर आए। वो भाई साहब मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 लाख का लोन का प्रपोजल मैं बैतुल हसन में उनके ब्याह पर रखवा दूँ। तो मैंने जब उनकी पर्सनल बैलेंस शीट देखी तो मालूम पड़ा वो भाई साहब के पास 7 घर है। एक घर में वो रह रहे, 6 घर भाड़े पे दिए हुए। मैं उनको बोला एक घर आप 6 में से 3 घर बेच दोगे तो आपका 50 लाख रुपये पूरा हो जाएगा। आपको अरे मैं कैसे बेचूं भाई, जब आपके बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कैसे कॉन्फिडेंस लूँ? हमारा 90% लोग आके हमारे पास यही बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। भाई आपको एक घर आपके पास है, एक ऑफिस है, एक एडिशनल घर ले लो, बस हो गया। हमारे मुसलमानों का पैसा कहाँ अटका हुआ है? सब प्रॉपर्टी में। क्यों चाहिए? आपने पता है इसमें 2 गलतियाँ की। एक, पहली गलती, आप अपने कैपिटल के लिए मारे फिर रहे हो कि मुझे कैपिटल नहीं मिल रहा, मेरे को सूद से कर्ज लेना पड़ा, इसलिए मैं सूद लेके बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग में बिजनेस। दूसरा, आपने जब ने बोला ना एक्यूमुलेट मत करो, कवि साहब, हाँ सबसे पहले कवि साहब का ना फलाई साहब बोल रहे थे एक्यूमुलेट मत करो। आपने प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करके रख दी, जो गरीब था वो खरीद नहीं पा रहा है। आपने प्राइस कंट्रोल कर ली प्रॉपर्टी को, उसका प्राइस शूट अप हो गया। प्रॉपर्टी का प्राइस क्यों शूट अप हुआ है? इस्लामिक इकोनॉमिक्स रोटेशन पे बिलीव करती है, सो एक्यूमुलेशन पे बिलीव कभी नहीं करती है। अगर आप अब्दुल रहमान बिन औफ का अगर वाक़या सुनोगे ना, तो उनके बिजनेस के ऊपर में उस मस्जिद में गया था, जुमा का खुतबा था कई साल पहले, तो वो खुद में बता रहे थे अब्दुल रहमान बिन औफ से एक बार पूछा गया कि तुम बिजनेस कैसे करते हो, तो उन्होंने बोला यार तुमको क्यों सीक्रेट बताओ, सबको बुला लो। तो उन्होंने जितने आसपास के लोग हैं सबको बुलाया। हम क्या करते हैं, बिजनेस सीक्रेट छुपाते हैं, चोरी कर लेगा वो, कोई तुम्हारी चोरी कर लेके नहीं आना है, कोई तुम्हारी किस्मत नहीं लेके जा सकता। यू हैव द कैपेसिटी, अगर अल्लाह ने लिखा तुम्हारे पास ही आना है, कोई कुछ भी कर ले। पर फिर भी हम सीक्रेट छुपाने की कोशिश, वी डोंट वांट टू शेयर। उन्होंने सबको बुला लिया और फिर शेयर किया। बोले मैं कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं खरीदता, कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं खरीदता। दूसरा चीज़, कोई भी चीज़ मैं क्रेडिट पे नहीं बेचता, कैश में खरीदता हूँ, कैश में बेचता हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आप किसी भी सीए को बैठा के पूछिए, वो ये आपको बताएगा। हम बिजनेस में ना इस चीज़ को कभी एंटरटेन नहीं करते। उन्होंने बोला मैं कोई भी चीज़ 3 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करता, 3 डेज से ज़्यादा होल्ड नहीं करता। बिजनेस में ना 3 एस्पेक्ट बनते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ 100 कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम बनाते ही नहीं है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो आपकी बिजनेस की हेल्थ बताता है, हम बनाते ही नहीं है। हमको यही नहीं पता कि डेटर के पास कितना पैसा अटका हुआ है, क्रेडिटर्स को कितना देना है। आप खुद सोचिए, आप मार्केट में जाइए, क्रेडिट कैश में सामान खरीदिए, आपको मैं लिख कर देता हूँ क्रेडिट से आपको कम से कम 2 से 5% डिस्काउंटेड में काम मिल गया। हम मार्केट में लोन लेके इंटरेस्ट देने को तैयार है, पर हम कैश में माल खरीद के 2 से 5% में प्रॉफिट नहीं बढ़ाते। हम क्रेडिट पे माल बेच के ज़्यादा पैसा कमाने के सोचते हो, अगर कैश में बेचेंगे तो रोटेशन जल्दी बढ़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या, साइकिल। आपने 1 करोड़ को 10 बार घुमाया तो वो 10 करोड़ रुपया हुआ। अगर 1 करोड़ रुपये आप 1% कमाते हो, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार घूम गया पैसा, रोटेशन हुआ। 12 करोड़ का 1% कितना हुआ सर? 12 लाख रुपया हुआ। दैट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट। पर हम क्या कैलकुलेट करते कि मेरा टर्नओवर 12 करोड़ है, प्रॉफिट 12 लाख, मैं तो 1% कमाया, पर एक्चुअल आपका रिटर्न यहाँ पे 12% है, ना कि 1%, क्योंकि आपने तो कैपिटल 1 करोड़ ही लगाया था। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये हम कैलकुलेट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, सेल्स निकालते हैं, सेल के सामने हमारे सारे खर्चे लिखते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, फिर हम प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके परसेंट निकालते हैं कि हमारा परसेंट तो 2-5% ही है, पर वो आपका सब ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट है। पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेट कब होगा, जब आप ये बताओ कि आपने कंपनी में पैसा कितना लगाया था। आपने लगाया 1 करोड़ था, 12 लाख प्रॉफिट कमाया, तो आपका तो 12% रिटर्न हुआ ना। तो आपका कैलकुलेशन करने का तरीका ही गलत है। आप लोग कैश फ्लो पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो कहाँ से प्रॉफिट मिले कैलकुलेट होगा। उसके बाद भी मार्केट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है फंड रेज करने के लिए। आपको पता है इंडिया में शरिया इंडेक्स भी है।
इंडिया में शरिया इंडेक्स भी है, 2008 में स्टार्ट हुआ है। हाउ मेनी अवेयर ऑफ दिस? शरिया इंडेक्स है इंडिया में। वो तो म्यूचुअल फंड है मेरे भाई, मैं शरिया इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आपको पता है पूरे स्टेट एक ही भाई साहब ने हाथ उठाया, एक ही भाई साहब ने हाथ उठाया। आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एसएमई इंडेक्स भी है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज। आपको पता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज भी है, जिसमें अगर आपको नॉर्मल कंपनी को लिस्ट करना है ना, तो कम से कम आपका कंपनी का ये नेटवर्थ है, नेटवर्थ 10 करोड़ से ज़्यादा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में 3 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर लिमिट नहीं है। मैं आपके नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। कैपिटल और एक्यूमुलेट प्रॉफिट 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप एसएमई सेगमेंट में लिस्ट कर सकते हो। लोग बोलते हैं हमारे पास कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे कई बिजनेसमैन हैं। देखिए महाराष्ट्र औरंगाबाद में तकरीबन 35,000 यूनिट्स है, 35,000 यूनिट्स है औरंगाबाद में जो मैन्युफैक्चरर्स है। अब उसमें से कितने मुसलमानों के वो आप बेहतर जानते हैं। आई डोंट हैव दैट डेटा कि कितने मुसलमानों। अब उसमें से बताइए इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जितने आप लोग जानते हैं जिनका टर्नओवर 10 से 15 करोड़ के बीच में होगा। कैपिटल रेज करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है भाई, आप जाके रेज कीजिए, पर हम जाते नहीं है बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज द डिटेल्स। ट्रांसपेरेंसी नहीं देनी है हमको कंट्रोल रखना है। कोई हमारी कंपनी को हॉस्टाइल हो कोई नहीं कर सकता। आई एग्री, आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा वो पॉलिटिकल एजेंडा होता है। प्रैक्टिकली कोई हॉस्टाइल टेक, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। जो बंदा आता है ना खरीदता है शेयर, वो खरीदता है इसी इंटेंशन की मैं 100 में खरीदा हूँ 105 में बेच के भाग जाऊँगा भाई, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कंपनी में। अब आधे बदे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि कंपनी बनाती क्या है। 90% जो शेयर मार्केट इन्वेस्टर को ये नहीं पता कंपनी बनाती क्या है, कंपनी एग्जिस्ट किधर करती है। वो जब नाम देखते हैं हाँ भाई ये बढ़ रहा है, सबने बोला है बढ़ रहा है, खरीद लो, बेच दो, अपना प्रॉफिट में निकल लो, सब यही करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में कैपिटल रेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी हम ऑप्शन नहीं करते। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रिंसिपल बिजनेस बड़ा करने का क्या होता है, आप ये सोचिए, आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो पिछले कई साल से 5 साल 10 साल से एक रेंज ऑफ टर्नओवर में ही घूम रहे हैं, 15 करोड़ 10 करोड़, वो उसके ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। कभी एनालाइज करने की कोशिश की क्यों? देखिए आपने बिजनेस चालू किया था, वो भाई साहब ने, एक बंदे ने बिजनेस चालू किया, 0 से स्टार्ट किया, 10 साल 15 साल बाद उसका टर्नओवर 10-15 करोड़ रुपया हो गया, पर उसके बाद वो उसके ऊपर ही अटक गया, वो 20 करोड़ भी नहीं जा पा रहे हैं। अब अगर 15 करोड़ से 16 करोड़ हो रहा ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उसका सेल प्राइस बढ़ रहा है। चीज़ की अभी पानी की बोतल पहले 5 रुपये में भी आती थी, अब 20 रुपये की हो गई है। मैं पानी की बोतल पहले 100 बेचा था, आज भी 100 रुपये बेच रहा हूँ। मेरा सेल बढ़ गया एब्सोल्यूट अमाउंट में, पर मेरा क्वांटिटी अभी भी 100 ही क्वांटिटी है। क्यों नहीं बढ़ा? कोई तो रीज़न होगा, कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ। हम कभी किसी और की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करते। वी डोंट हायर द कंसल्टेंट्स। आप बिजनेस कंसल्टेंट्स हायर करें, आपको मालूम पड़े मार्केट कहाँ चल रहा है, टेक्नोलॉजी को देखें, नई चीज़ें सीखें। देखिए आप लोग, आपके सबके अब मोबाइल हाथ में तो होगा, लर्न की स्पेलिंग लिखेंगे मोबाइल में अपने अपने। लर्न की स्पेलिंग पता है क्या है? LEARN। एल हटा दीजिए, क्या बचा? EARN, अर्न, कमाना। हिंदी में लिख के देख लीजिए, सीखना। लिखिए सीखना, सी हट, बड़ी की मात्रा से हटा दी, क्या बचा? खाना। द डे यू स्टॉप लर्निंग द डे यू स्टॉप अर्निंग, खत्म। बहुत सिंपल रूल है। आप लैंग्वेज को समझिए, सीखना, सी हट, बड़ी ई की मात्रा स हटाइए, बचा क्या? खाना। अल्लाह ने तो वर्ड में ही सिखाया है हमको। तो हमने नई टेक्नोलॉजी सीखी नहीं, हमने नए लोगों को हायर नहीं किया, हम वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वही आउटडेटेड मेथड्स में काम कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आज कोई पेंडियम, आज आपको मैं सर्विस मोबाइल, वो 110, मेरा मोबाइल जो पहले डैडी ने मुझे ला के दिया, मैं 12th पास होता मेरे डैडी ने मुझे मोबाइल ला के दिया। वो ज़माने में टॉर्च चलती थी, मैं बहुत खुश था, मेरे मोबाइल में टॉर्च है। दोस्तों के मोबाइल में टॉर्च नहीं थी। आज वो मोबाइल को यूज़ करेगा क्या? मेरा 5 साल का बेटा भी मेरे मुँह पर आके फेंक देगा, बोले यूज़ नहीं करूँगा। आपका 5 साल का बेटे को अगर आपके मोबाइल में ना 4 साल 3 साल के बच्चे को आप मोबाइल दे दो बिना इंटरनेट, वो आपके मुँह पर उठा के मोबाइल फेंक देगा। आप नेट बंद करो, वाईफाई बंद करो, मोबाइल दे के देख लो, वो सीधा उठा के फेंक देगा। लेडीज़ हर साल ला रही है, उनको पता है 100% होता है ये।
फादर्स को पता है नहीं पता है, आप देख के ट्राई कर लेना जाके घर पे, उसको भी पता है एडवांसमेंट। पर हम बिजनेस में एडवांसमेंट नहीं सोच रहे, टेक्नोलॉजी नहीं सोच रहे, हम कोर्स नहीं करते। यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, पर यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस हैं। आपको सही चीज़ सीखनी पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पे आने के लिए। जब तक हम नहीं सीखोगे कैसे चलेगा? आप सीखना चालू करोगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा आपका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम नए प्रोडक्ट्स क्या बना सकते हैं। हम वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आज भी। आज की तारीख में औरंगाबाद एक, आपको पता है औरंगाबाद एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के जोन में आता है। कितने लोगों को ये बात पता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की? 1 2 3 4 5, माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। औरंगाबाद में आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कितनी सब्सिडी देती है? कितनी देती है? कितनी देती है? महाराष्ट्र में अगर औरंगाबाद में आप फैक्ट्री लगाते हो और प्लांट एंड मशीनरी अगर आप 1 करोड़ की खरीद के लाते हो तो 80 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलती है। और आपको अजीब चीज़ लगेगी, ये सब्सिडी है ना, आज नहीं आई है। ये पॉलिसी, इसको पैकेज स्कीम और इंसेंटिव बोला जाता है। ये 1961 में आया था। पहले औरंगाबाद को 70% मिलती थी 2019 तक। 2019 में औरंगाबाद को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के जोन में डाल दिया गया और 80% सब्सिडी दी गई है। आपको ये भी अजीब लगेगा कि आप अगर MIDC में जाके कोई कमर्शियल गाला या प्लेस खरीदते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन है। हाउ मेनी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग? 5-7 लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। हमको ये पता ही नहीं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स अवेलेबल है। अभी अगर किसी को मैं बोलूँगा ना तो बोलेंगे यार लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। किसको लगता है गवर्नमेंट स्कीम लेने के लिए लोन लेना पड़ता है? कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूँ तो मुझे बैंक से लोन लेना कंपलसरी है? हाउ मेनी पीपल हैव फील दैट? अगर मुझे 80% सब्सिडी क्लेम करनी है तो मुझे बैंक से लोन लेना है या नहीं लेना है? कंपलसरी है बैंक से लोन लेना? नहीं, सीरियसली नहीं है। तो फिर हमारे लोग क्यों अप्लाई नहीं करते? उसका बहुत बेसिक रीज़न है। गवर्नमेंट बोलता है जितनी की प्लांट मशीनरी तुम इन्वेस्ट करोगे उसका हम आपको सब्सिडी देंगे। हमारे पास वाइट मनी होता ही नहीं है। आप कभी मौका मिले ना तो पवई करके एक जगह है मुंबई में, कभी कोई गया है पवई हिरानंदानी? आप हिरानंदानी जाइए और वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गार्डन देखिए। आई एम नॉट टॉकिंग रोड, मैं 6 साल रहा हूँ वहाँ पे पवई में। अब वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गार्डन देखिए और हमारे औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गार्डन देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है? कभी सोचा है क्यों वहाँ के गार्डन की फैसिलिटीज इतनी अच्छी और हमारी नहीं है? कोई तो रीज़न होगा ना, एक रीज़न तो होना चाहिए। टैक्स पे कर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समीर खान कहाँ रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो समीर खान को जानता ही नहीं है, वो समीर खान के पैन कार्ड को जानता है। गवर्नमेंट डोंट नो मी, कौन समीर खान? भाई 140 करोड़ में उसको याद भी देगा कि मैं कौन हूँ? वो मेरे पैन कार्ड नंबर को जानता है। हम बड़ी शान से, गवर्नमेंट ने बोला पैन कार्ड बना, हमने बना लिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला आधार बनाओ, हमने बना लिया। फिर बोला आधार कार्ड को फ़ोन के साथ लिंक करो, हमने फ़ोन भी कर दिया। फिर बोला आधार कार्ड को राशन कार्ड का साथ लिंक करो, हमने वो भी कर लिया। फिर बाद में बोला कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करो, हमने वो भी कर लिया। एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड। आप 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है। तो व्हेन यू फाइल योर रिटर्न ना, तो आपका पैन कार्ड जाता है और आपका पिन कोड जाता है। तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कितना टैक्स कौन से पिन कोड से आ रहा है। गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट वहाँ फैसिलिटी देगी, क्योंकि उसको मालूम है
जो पैसा दे रहा है वो आके गला पकड़ेगा, उसको भी ये समझ में आता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, बेसिक लॉजिक है। जो पैसा देगा भाई, सीधी सी बात है, आप पैसा दोगे तो सर्विस तो एक्सपेक्ट करोगे ना, पैसा नहीं दोगे तो सर्विस कहाँ से एक्सपेक्ट करो। अब जाके देख लीजिए, अब कभी टाइम मिले यहाँ से निकलिए मालेगांव जाइए, पिछले संडे में मालेगांव में था, आपको पता है औरंगाबाद में कम से कम रोड है, मालेगांव में तो रोड ही नहीं दिखते, रोड ही नहीं है, मतलब रास्ता है पर रोड नहीं है। क्यों नहीं है? 4.5 लाख की पॉपुलेशन तकरीबन मालेगांव की, 78% मुसलमान है भाई, 78%। मैंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी मुसलमान शहर में अब तक नहीं देखी। मुमरा में भी नहीं है 78% मुसलमान, मुमरा में भी नहीं। मैं मुमरा में 24 साल रहा, वहाँ पे भी नहीं देखा मैंने। कुरला में भी नहीं है, भिवंडी में भी नहीं है, वहाँ भी नॉन मुस्लिम्स है अच्छे खासे पॉपुलेशन में, पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की मालेगांव के अलावा मेरे को कहीं नहीं दिखी, इतनी हायर परसेंटेज में। पर वहाँ पे क्यों नहीं? सीधी सी बात है, पेपर पे नहीं हो। आपको पेपर का इंपॉर्टेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। NRC CAC छोड़ दीजिए, मैं अगर यहाँ मर जाऊँ, कोई डॉक्टर है गलती से यहाँ पे, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मर गया, इसका हार्ट बीट रुक गया, दफना पाओगे कब्रिस्तान में मुझे? जब तक वो लिख के डेथ सर्टिफिकेट ना देना, मेरी बॉडी के 4 टुकड़े पड़े रहेंगे, कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिलने वाली मेरे को। राइट सर? 4 टुकड़े हैं बॉडी के, दिल भी बाहर पड़ा हुआ निकल के, जब तक वो डेथ सर्टिफिकेट साइन ना करके देना, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, वी डोंट हैव एनी वैल्यू। डॉक्टर साहब है भाई, मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने पढ़ाई की है, ही कैन अंडरस्टैंड। 4 टुकड़े पड़े, अंधा भी देख के बोलेगा 4 टुकड़े, भाई मर गया है आदमी, पर फिर भी कब्रिस्तान में उसको एंट्री नहीं है। क्यों? पेपर की वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू है? आपके बच्चे को स्कूल लेके जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पेपर देखिए, स्कूल लेके जाइए, बच्चों को बोलिए ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसको स्कूल में एडमिशन दो। बोले कौन? बर्थ सर्टिफिकेट। बोले नहीं है क्या, बच्चा सामने खड़ा है। बोले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। बिना बर्थ सर्टिफिकेट एडमिशन देगा? बिना बच्चे के आधार कार्ड के बच्चे का एडमिशन देगा? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर। बच्चा सामने खड़ा है, माँ बाप दोनों बोल रहे हैं हमारा बच्चा है, बोलेगा कौन? जब तक आधार कार्ड नहीं दोगे, जब तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो आपको एडमिशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा आपको। हमारा बिजनेस पेपर पे नहीं है, जिस दिन पेपर पे आएगा ना, वी विल बी द इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। वी जस्ट हैव टू बी ऑन पेपर। पता नहीं लोग टैक्स से क्यों डरते हैं। टैक्स प्लान कीजिए, लीगली अलाउड है, टैक्स एविशन अलाउड नहीं है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविशन में बहुत फ़र्क होता है। आप प्लान कीजिए, पेपर पे बिजनेस कीजिए। हमारे पास तकरीबन आज की तारीख में 7,500 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है। कितने मुसलमानों की लिस्टेड कंपनी है? क्यों? आप बोलते हैं कि आपके को पैसा नहीं देता। भाई कौन देगा? अननोन बंदे को कौन पैसा देगा? लोग 20,000 करोड़ उठा लेते हैं मार्केट से, हम 20 करोड़ उठाने के बारे में सोच रहे हैं। लोग 20,000 करोड़ का FPO लेकर आ जाते हैं। अब पीपल आर इन्वेस्टिंग ना। जोमेटो में कितना लॉस हुआ देखा है लोगों को, पर किसी ने जाकर कुछ बोला जोमेटो को, देवेंद्र गोयल को, यार तेरे कंपनी में लॉस हो गया। पेटीएम में लॉस हुआ लोगों को, इशू प्राइस है 75% नीचे गिरा। नायका में लॉस हुआ लोगों को, किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आपके पास अगर आप लिस्ट करोगे मार्केट में, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पर आप ट्रांसपेरेंट होकर कराइए, पेपर पे आइए, सारे ट्रांजेक्शन पेपर पे डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होगे ना, कोई किसी की नहीं सुनने वाला। गवर्नमेंट इज लीज बॉर्डर वॉट वेदर यू आर एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री और नॉट। मैं देखिए, मैं जिस फर्टिलिटी में बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमारे तो 3,000 लोग ही है, उसमें से भी जॉब पे ज़्यादा है, प्रैक्टिस में तो हार्डली कुछ बचे हुए आते हैं क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझिए, बिजनेसमैन को मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, तो आप कभी इस पे स्टडी कीजिए जाके कि इंडिया में जब महाराष्ट्र में जब बीफ बैंड हुआ तो हम क्यों नहीं लड़ पाए। बिकॉज हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं था कि कितने लोग की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गई, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कितने लोग का घर ख़त्म हुआ, कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आया। पर जब बियर बार बंद हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ गए भाई,
ये बताया या उन्होंने कितने लोगों का घर बंद हुआ? होम मिनिस्टर आर पाटिल ने बंद किया था। दिस इज़ अ गुड डिसीजन। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उनके घर वालों का क्या? सारे होटल चालू हुए, लिकर बेचना कोई भी रिलीजन में अलाउड नहीं है, कोई भी रिलीजन आपको ढाके पड़िए, पर लिकर आज बिकता है। लॉकडाउन में सबसे पहले क्या खुला? लिकर खुला, बाकी सब बाद में खुला। गवर्नमेंट को टैक्स मिला उससे। देखिए, गवर्नमेंट बहुत इकोनॉमिकल डिसीजन लेती है भाई। जिससे पैसा मिल रहा है उसको ओपन कर दो। आप पैसा दीजिए, गवर्नमेंट आपकी सब बात सुनेगी। आप पैसा मत दीजिए, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। आई होप आपको समझा, नहीं समझा आई डोंट नो। थैंक यू। सर एक सवाल है। हाँ भाई। मेरा एक दुकान मैंने दुकान का नाम रख दिया अमृत हलवाई जी। और मैंने नाम रखा अमृत मिठाई वाला प्राइवेट लिमिटेड। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, अमृत हलवाई रखने में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके शॉप एक्ट ले लीजिए, मिल जाएगा। पर अमृत हलवाई प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखने के पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर अमृत हलवाई प्राइवेट लिमिटेड आपने बना ली तो अब मैं आपके बाजू क्या पूरे हिंदुस्तान में गए जाके अमृत हलवाई प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। अगर आपने अमृत हलवाई सिर्फ खोला, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गुमास्ता लेके आपने खोल लिया, मैं आपके बाजू में आके अमृत हलवाई खोल लूँगा, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना पड़ेगा आपको उसके लिए। बिना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर पाओगे। डिस्कशन में बता देता हूँ। मैं लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं और इंशाल्लाह समीर साहब को और हम सुनेंगे क्योंकि पैनल डिस्कशन का मौका है। क्वेश्चन